Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start with the new topic, that is Aristotle's Poetics. It is a seminal work on literary criticism, and we are going to see in Poetics what were his ideas on imitation, poetry and different kinds of poetry. Then we will also look into his definition of tragedy, its elements and difference between epic and tragedy, and also his famous concept of tragic hero. But before that, I would like to briefly explain to you who Aristotle was, because it becomes very important as a reader to get to know the writer first and then dive deep into his concepts, his ideologies, and views. So, Aristotle was born in 384 BC at Stagira, and he is considered as one of the greatest systematic philosopher of ancient Greece. तो एरिस्टोटल प्लेटो की तरह जो है ग्रीस में पैदा हुआ था, बट इन अनदर सिटी दैट इज टगीरा, एंड ही केम टू एथेंस एट द एज ऑफ 17। वो जो है 17 साल की उम्र में एथेंस आया टू कंप्लीट हिज एजुकेशन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। और वहाँ पे जो है वो प्लेटो का डिसिपल बना फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। ही जॉइंड हिज अकेडमी, ही एनरोल्ड इन हिज अकेडमी एंड ही लर्नड फ्रॉम हिज डिफरेंट टीचिंग्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज। और 20 ईयर्स तक वो प्लेटो के साथ रहा टिल हिज डेथ इन 347 AD। और प्लेटो की डेथ के बाद ऐसा कंसिडर किया जाने लगा कि ओनली अथॉरिटी जो बच जाता है एरिस्टोटल है, उसका स्टूडेंट है, उसका डिसिपल है, वो एकेडमी को लीड करेगा। पर उसको जो है ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि उसके थॉट्स जो थे प्लेटो की टीचिंग से बहुत डिफरेंट थे, बहुत डिफर करते थे उसकी टीचिंग से, तो उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। इसके बाद एरिस्टोटल जो है एशिया चला गया, वहाँ पे जो है वो ट्यूटर बना अलेक्जेंडर द ग्रेट का। इसके अलावा उसने जो है अपनी एकेडमी जो है फाउंड की थी लाइसियम नाम से 335 BC में, जहाँ पे उसने मोस्ट ऑफ द अपनी लाइफ स्पेंड की इन स्टडिंग, टीचिंग एंड राइटिंग, और जो है डिलीवर किए लेक्चर्स डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे। इसके अलावा ही हैज़ ऑल्सो रिटन अराउंड 400 वॉल्यूम्स ऑफ वर्क्स, जो हम कंसिडर करते हैं बहुत ही वॉल्यूमिनस हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि एरिस्टोटल जो था एक जीनियस था, बहुत वेल वर्स था बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, एस्थेटिक्स में, बायोलॉजी में, लॉजिक में, फिजिक्स में, पॉलिटिक्स में, साइकोलॉजी में। बहुत ही गुड स्पीकर भी था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था, और बहुत ही पर्सुएसिव और बहुत ही एक्सट्रीमली वेरी वेल वर्स्ड इंसान था कन्वर्सेशन में। तो इसलिए एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद एरिस्टोटल की डेथ हो जाती है 322 BC में। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे राइटर के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस हिज मेजर वर्क्स, एंड फर्स्ट हिज मेजर वर्क इज डायलॉग्स। दूसरा इसका मेजर वर्क है मोनार्की, नेचुरल हिस्ट्री, ऑर्गेनन और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ करेक्ट थिंकिंग, रिटोरिक, लॉजिक, एजुकेशनल एथिक्स, नाइकोमेशियन एथिक्स, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स एंड देन पोइटिक्स। पोइटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क बन जाता है हमारे लिए विद रिगार्ड्स टू लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और मोस्ट ऑफ द आइडियोलॉजीज जो थी एरिस्टोटल की पोइटिक्स में ही हमारे पास प्रेजेंट की है उसने। मोस्ट ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज एम्बॉडीड इन पोइटिक्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट दिस पोइटिक्स इज ऑल अबाउट। So Aristotle's Poetics is one of the most important works of Aristotle. ये जो इसका एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं पता है कि अरिस्टोटल ने पोइटिक्स को कब कंपोज किया था, लेकिन रिसर्चर्स बिलीव करते हैं उसने उसको कंपोज किया था अराउंड 350 और 335 BCE में, और इसको जो है प्रिजर्व किया गया था प्राइमरली एज नोट्स की तरह अरिस्टोटल के स्टूडेंट्स ने। उसके बाद इसको जो है डिस्कवर किया गया है। हिस्टोरियंस और लिटरेरी एक्सपर्ट्स ये भी बिलीव करते हैं कि अरिस्टोटल ने पोइटिक्स को एज अ रिस्पॉन्स लिखा था, जो प्लेटो ने नेगेटिव फ्रेमिंग की थी पोइट्स की, जो उसने बैन कर दिए थे पोइट्स को अपनी आइडियल स्टेट से, और जो भी उसने इमिटेशन के बारे में कहा था, पोइट्री के बारे में कहा था, उसको जो है डिफेंड करने के लिए अरिस्टोटल ने पोइटिक्स लिखा, ऐसा कहा जाता है। और ये बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिटाइज है, ऑलमोस्ट 26 चैप्टर्स की है, जिसमें वो डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करता है, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एक अच्छी पोएम का, और उसके ट्रेजेडी के क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। अरिस्टोटल ने जो है ये वर्ड पोइटिक्स जो है यूज़ किया है इंक्लूड करने के लिए उन सारे आर्टिस्टिक वर्क्स को जिनको हम मॉडर्न टाइम्स में डिफ्रेंशिएट या क्लासीफाई करते हैं एज पोइट्री, ड्रामा या थिएटर
थिएटर या एपिक्स, जो भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है उनको डिफाइन करने के लिए। तो अब हमारे पास जो है डिवीजन आ जाती है पोइटिक्स की, कि पोइटिक्स को उसने कैसे डिवाइड किया, हमारे लिए कैसे ईजी हो जाएगा पोइटिक्स को पढ़ने के लिए। तो एरिस्टोटल ने क्या किया है, इसको 26 चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं 1 से लेके 5 तक जो चैप्टर्स हैं, उसमें एरिस्टोटल ने क्या किया है, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए पोइट्री के बारे में कि पोइट्री क्या है, कैसी होनी चाहिए। और उसने क्लासिफिकेशन दी है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री के बारे में, जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, एपिक, म्यूज़िक जो भी थी। और इसके अलावा जो है उसने थ्योरी ऑफ इमिटेशन को भी इन्हीं चैप्टर्स में डिस्कस किया है और कहा है कि इमिटेशन जो है बेसिक प्रिंसिपल है सारे आर्ट्स का। फिर उसने जो है नेक्स्ट 14 चैप्टर्स में 16 से लेके 19 तक जो है क्या किए हैं, वो ट्रेजेडी को डिवोट कर दिए हैं। इसमें उसने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है, कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं ट्रेजेडी के लिए, जो एक ट्रेजेडी को बेस्ट बनाते हैं। इन 14 चैप्टर्स में इसने वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट उसने चैप्टर 20 से 22 के बीच में क्या किया है, पोइटिक डिक्शन, वोकैबलरी, स्टाइल वगैरह के बारे में जो है डिस्कशन की है। उसके बाद चैप्टर 23 में उसने नरेटिव, पोइट्री और ट्रेजेडी के बारे में डिस्कशन की है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर हैं 24 से लेकर 26 तक, उसमें इसने जो एपिक के बारे में, एपिक पोएम्स के बारे में डिस्कशन दी है और एपिक को कंपेयर किया है ट्रेजेडी से कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एपिक के बीच में और ट्रेजेडी के बीच में, और इन दोनों में से कौन सी जो है फॉर्म है सुपीरियर फॉर्म है, कौन सी आर्ट फॉर्म सुपीरियर है। तो ये सारी चीज़ें उसने इसमें डिस्कस की है और हम जो है इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज नहीं, बट हम इनको एक्यूमुलेट करके पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, और जो मेन आइडियाज़ हैं, उसके बेसिक आइडियाज़ हैं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट टू यू। सो नाउ वी विल डिस्कस फर्स्टली हिज थियोरी ऑफ इमिटेशन और हिज आइडियाज़ ऑन पोइट्री और हिज व्यूज़ ऑन इमिटेशन, कि उसने क्या कहा था इमिटेशन के बारे में और कैसे जो उसका आइडिया है इमिटेशन का वो बिल्कुल डिफरेंट है जो प्लेटो का आइडिया था इमिटेशन का। उसके बारे में जो है आप डिस्कस करते हैं। एरिस्टोटल जो है वो बिगिन करता है बाय सेइंग ही इज़ गोइंग टू डिस्कस द आर्ट ऑफ पोइट्री इन जनरल। तो एरिस्टोटल सबसे पहले क्या कहता है कि पोइट्री जो है बाकी आर्ट्स की तरह, जैसे म्यूज़िक है, पेंटिंग है, डांसिंग है, एक फॉर्म ऑफ इमिटेशन है, एक फॉर्म ऑफ माइमेसिस है। जैसे बाकी आर्ट फॉर्म्स जो हैं लाइफ को इमिटेट करते हैं, वैसे ही पोइट्री भी लाइफ को इमिटेट करती है। और पोइट्री को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लिमिटेड है टू वर्स, सिर्फ एक फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म जिसमें राइम्स का यूज़ हुआ हो, मेलोडी का यूज़ हुआ हो, हारमोनी का यूज़ हुआ हो, तो उसको हम पोइट्री कहते हैं। वो कहता है कि पोइट्री जो है प्रोज में भी काउंट होती है, प्रोज वर्क्स को भी हम पोइट्री काउंट कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी इमिटेशन होती है। सारे लिटरेरी फॉर्म्स, सारे लिटरेरी वर्क्स जो है वो इमिटेशन ऑफ लाइफ होते हैं। तो हम सिर्फ पोइट्री को ही अटैक नहीं कर सकते कि पोइट्री इमिटेशन है, सिर्फ प्रोज वर्क्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, वो भी इमिटेशन है। एरिस्टोटल कहता था पोइट्री जो है एक्ट ऑफ इमिटेशन है, लेकिन ये डिफरेंट है फ्रॉम मेयर मिमिकिंग ऑफ साउंड। इसमें हम सिर्फ कॉपी नहीं करते बल्कि पोइट एक क्रिएटर है और वो कुछ नया क्रिएट करता है। अगर वो इमिटेशन करता भी है तो वो उस इमिटेशन से कुछ एक नई चीज़ क्रिएट करता है अपने पोइट्री के थ्रू। एरिस्टोटल डिफाइन करता है पोइट्री को कि एक ऐसी इमिटेशन है जो क्या बनाती है, एक डुप्लीकेट लाइफ बनाती है अपने कैरेक्टर्स से, अपने इमोशंस से, अपने एक्शन से। अगर ये इंसानों को कॉपी करती है, अगर ये इमोशंस को कॉपी करती है या किसी भी चीज़ को कॉपी करती है, तो ये सिर्फ उनका फैक्चुअल कॉपी नहीं करती है बल्कि उनको जो एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है, एक अलग इमोशंस डिपिक्ट करती है, एक नई चीज़ बनाती है। वो जो है पोइट्री को ब्रॉडली डिफाइन करता है और कहता है कि पोइट्री में जो एपिक पोइट्री होती है, ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, डाइथरम्बिक पोइट्री होती है। डाइथरम्बिक पोइट्री जो है हिम्स की तरह होती है जो गॉड डायनेसिस के लिए जो है उस टाइम पे लोग लिखते थे या बोलते थे। म्यूज़िक होता है और कहता है ये चारों पांचों कैटेगरीज जो है इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं उनकी इमिटेशन पे, मतलब इनको कैसे इमिटेट किया जाता है उन पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। और एरिस्टोटल कहता है कि इमिटेशन एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ये रिक्रिएट करता है रियलिटी को। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैक्चुअल जो भी कुछ हम देख रहे हैं बस वैसा लिखती है, ये इसको एक नया नज़रिया देता है, एक नया आउटलुक देता है इस रियलिटी को। और हम पोइट्री को इसीलिए इंजॉय करते हैं क्योंकि हमें कुछ नया पढ़ने को मिलता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली कोई चीज़ बोले, फॉर एग्जाम्पल अभी वेदर ख़राब है, हम बोलेंगे वेदर ख़राब है, पर पोइट जो है इसी चीज़ को इतने ब्यूटीफाई करके बोलेगा, इतने ब्यूटीफुली उसमें ऐड वर्ड्स करेगा कि हम नेचुरली उसको फील कर पाएंगे। वो एक नई चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट करता है, वो हमें एक आइडियल वर्ल्ड दिखाता है, वो हमें रियल वर्ल्ड नहीं दिखाता। और पोइट ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि वो जो है रियलिटी बता रहा है, फैक्ट्स बता रहा है, बल्कि वो उसका पोइटिक ट्रूथ होता है, वो उसका पोइटिक फेथ होता है जिसको वो आइडियलाइज करके अपनी पोइट्री में जो है वो शो करता है। और पोइट जो जब इमिटेट कर रहा होता है रियलिटी को, वो उसको चेंज कर लेता है,
उसको कुछ उससे एलिवेटेड फॉर्म में बना लेता है, कुछ हायर दिखाता है। जैसे कि अगर हम अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक वर्क ले लें, तो वो एक ट्रिवियल से मैटर पे था, एक लॉक काट दिया था लॉर्ड बायरन ने बेलिंडा का। उस वो एक ट्रिवियल सा मैटर था, उसको उसने इतना बड़ा चढ़ा के बोला, इतना ब्यूटीफाई करके बोला। चाहता तो वो एक प्रोज लिख लेता, कहानी खत्म हो जाती, बट उसने उसको एक एलिवेशन दी, उसको एक हायर फॉर्म दी। तो पोइट्री क्या करती है, एनी काइंड ऑफ पोइट्री, वेदर इज कॉमेडी, वेदर इज ट्रेजेडी, वो क्या करती है, अगर वो इमिटेट करती भी है रियलिटी को, वो उसको चेंज कर देती है, वो उसको एक हायर एलिवेटेड फॉर्म दे देती है। पोइट्री अपने आप को सिर्फ वर्ल्ड ऑफ सेंसेस या अपेयरेंसेस से ही लिमिट नहीं करती है, बल्कि ये जो है डीपली टच करती है रियलिटी के उस हर एस्पेक्ट को, इंसान की उस साइकोलॉजी को, हर एक चीज़ को हमें ऐसे करके हमारे सामने ले आती है कि हम सोच में पड़ जाते हैं ये सच है या हम जिस रियलिटी में रह रहे हैं वो सच है। तो ये हमें एक एलिवेशन दे देती है। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा था, पोइट्री जो है एक खास किस्म की इमिटेशन है, जो कि डिफरेंट है, उसके मेथड्स डिफरेंट है, उसके मैनर्स डिफरेंट है, उसके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है। जैसे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री, एपिक है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, या डायथरम्बिक पोइट्री है, ये सारे जो है डिफर करते हैं तीन रिस्पेक्ट्स में। मतलब इनमें अलग अलग चीज़ों की इमिटेशन यूज़ होती है। किसी में मीडियम ऑफ इमिटेशन, किसी में ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन अलग होगा, किसी में मैनर ऑफ इमिटेशन अलग होगा। तो उसके बाद जो है एरिस्टोटल ने हमें क्या बताया कि मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन क्या है, और मैनर्स ऑफ। तो सबसे पहले हमारे पास मीडियम ऑफ इमिटेशन आ जाता है। तो मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या है कि डिफरेंट आर्ट्स जो यूज़ करते हैं डिफरेंट टूल्स इमिटेट करने के लिए। जैसे कि पेंटर के लिए क्या बन जाता है इंपॉर्टेंट टूल, उसके कलर्स, उसके फॉर्म, उसकी शेप। वैसे ही म्यूजिशियन के लिए बन जाता है उसका टूल या मीडियम ऑफ इमिटेशन हारमोनी, रिदम, मेलेडी। और पोइट्स के लिए उनका इंपॉर्टेंट टूल क्या है, लैंग्वेज है, जिसको वो रिदम के साथ, म्यूज़िक के साथ जो है कंबाइन करते हैं। तो मीडियम ऑफ इमिटेशन में जो है हम टूल्स जो यूज़ करते हैं एक आर्ट फॉर्म को इमिटेट करने के लिए, उसको मीडियम ऑफ इमिटेशन अरिस्टोटल ने कहा। जैसे कि एक पोइट जो है इमिटेट करता है किसी भी ह्यूमन के एक्शंस अपने वर्ड्स से, अपने वर्सेस में, वैसे ही उन ह्यूमन एक्शंस को एक डांसर भी इमिटेट कर सकता है थ्रू हिज मूवमेंट। तो दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन में क्या कहा एरिस्टोटल ने, इसका मतलब ये है कि व्हाट द आर्ट इमिटेट्स, आर्ट क्या इमिटेट करता है, किन ऑब्जेक्ट्स को इमिटेट करता है। तो पोइट्री बेसिकली क्या करती है, ह्यूमन कैरेक्टर्स को, ह्यूमन एक्शंस को, ह्यूमन इवेंट्स को इमिटेट करती है। और ये कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, या तो ये बेटर देन अस होते हैं, मतलब बहुत ही नोबल, बहुत ही आइडियलाइज्ड वर्जन होते हैं, या तो वर्स देन अस, या तो हमसे लो रिडिकुलस होते हैं, या तो हमारे जैसे होते हैं, ऑर्डिनरी और रियलिस्टिक। ये तीन टाइप्स में जो है इमिटेट करती है लोगों को। और बेटर जो होते हैं, जैसे ट्रेजेडीज़ या एपिक्स में हमें दिखाया जाते हैं हीरोज़ कितने उनकी उनके अंदर ट्रैजिक फ्लॉज होते हैं, पर वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कॉमेडीज़ में क्या होते हैं, वर्स दरअसल लो रिडिकुलस ट्रिवियल चीज़ों पे बहस करने वाले लोग होते हैं, तो वो कॉमेडीज़ में दिखाए जाते हैं। और न्यूट्रल जो होते हैं वो हमारी तरह ऑर्डिनरी रियलिस्टिक लोग होते हैं। तो ट्रेजेडी में हमें किंग्स और हीरोज़ दिखाए जाते हैं जो बेटर होते हैं, कॉमेडीज़ में फुलिश कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, बेस कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, वो वर्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन बन जाते हैं हमारे पास। फिर थर्ड हमारे पास है मैनर्स या मोड ऑफ इमिटेशन। इसमें क्या होता है, हमें ये दिखाया जाता है कि एक इमिटेशन को कैसे कैरी आउट किया जाता है, कैसे दिखाया जा रहा है, कैसे इमिटेट किया जा रहा है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो थ्रू नरेशन, जिसको उसने डायजेसिस कहा, या तो ड्रामेटिक इनैक्टमेंट। नरेशन में क्या होता है कि पोएट या स्पीकर जो है अपनी वॉइस से जो है कुछ भी नरेट या इवेंट या कोई भी ह्यूमन एक्शन जो है नरेट करता है। और ड्रामेटिक इनैक्टमेंट क्या है, कैरेक्टर्स जो है खुद एक्ट करते हैं या खुद से बोलते हैं जो भी वो फील कर रहे होते हैं। और कभी कभी जो है इन दोनों का मिक्सचर जो होता है, जैसे कि होमर जो है अपनी एपिक्स में जो है नरेट करता है स्टोरीज, वैसे ही अगर हम ऑडिपस को देखें या ट्रेजेडी वर्क्स कोई भी होते हैं, उनमें जो है इनैक्टमेंट हो रही है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो खुद जो है चीज़ें बोलते हैं, खुद अपने डायलॉग्स बोलते हैं, खुद एक्ट करते हैं जो भी उनको लग रहा होता है। तो यही जो है उसने इसमें बताने की कोशिश की है कि चैप्टर सेकंड में जो है वो बेसिकली क्या करता है, अपने उसी आइडिया जो है ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन वाले आइडिया को जो है वही एक्सप्लेन करता है, बताता है कि कैसे पोइट्री जो है पोर्ट्रे करती है लोगों को एज बेटर वर्स और जस्ट लाइक रियल लाइफ। तो वो इसके लिए एग्जाम्पल भी देता है। वो एग्जाम्पल देता है पॉलीग्नोटस, जो एक पेंटर था जो डिपिक्ट करता था लोगों को एज नोबलर एज दे आर। और दूसरा हमारे पास पॉसन था, वो भी लोगों को कैसे पेंट करता था,
वर्स देन दे आर, मतलब कॉमेडी ट्रेजेडी वाला टाइप। और फिर डायनेसिस था, वो पेंट करता था उनको एज दे आर, जैसे लोग हैं वैसे ही। सिमिलरली पोइट्स भी जो है क्या करते हैं, सेम चीज़ करते हैं अपने आर्ट में, जैसे पेंटर्स वैसे ही पोइट्स जो हैं वो भी सेम चीज़ करते हैं। ये पोइट्री में जो है चॉइस होती है एक पोइट की कि वो लोगों को कैसे प्रेजेंट करना चाहता है, एक आइडियलाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहता है, एक रियलिस्टिक फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहता है, या एग्जैजरेटेडली फ्लॉड इंसान उनको दिखाना चाहता है। तो चैप्टर 2 में उसने अपने ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन के बारे में ही जो है डिस्कस किया है, जो चैप्टर 1 में भी उसने कहा था। तो चैप्टर 3 में फिर से वो जो है मैनर्स ऑफ इमिटेशन के बारे में डिटेल में बताता है कि जैसे नरेशन को उसने डायजेसिस कहा था, और ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है, जैसे नरेशन में जो है अपनी वॉइस में जो है नरेट करता रहता है स्पीकर, जैसे होमर जो है स्टोरीज अपनी खुद बताता है, कभी कभी अपने कैरेक्टर्स को बोलने देता है। वैसे ही ड्रामेटिक एक्शन में क्या होता है, पोइट कैरेक्टर्स को चूज़ करता है जो एक्ट करते हैं और खुद से अपने डायलॉग्स बोलते हैं, जैसे कि ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ में होता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एपिक पोइट्रीज़ में कंबाइंड नरेशन या डायरेक्ट स्पीच होती है, मतलब उसमें वो एक्ट भी करते हैं और नरेट भी करते हैं। तो इन्हीं आइडियाज़ को जो है उसने एलॉबरेट करके चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जो है उनको बताने की कोशिश की है। चैप्टर 4 में जो है एरिस्टोटल जो है डिस्कस करता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री। तो इसमें एरिस्टोटल क्या कहता है, बिगनिंग में पोइट्री जो थी दो काइंड्स की थी, आयम्स और इन्वेक्टिव्स, जो लेटर ऑन फिर सैटेरिक और कॉमिक पर्पसेस के लिए यूज़ होने लगी। मतलब आयम्स और इन्वेक्टिव्स, मतलब उसमें जो थी ये एक फॉर्म थी पोइट्री की ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में। इसमें ऑब्ससीनिटी का यूज़ किया जाता था, ऑब्ससीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, जो कि लेटर ऑन डिवेलप हुई सैटेरिक या कॉमिक पोइट्री में, कॉमेडी में। और दूसरी थी हिम्स एंड पेनिगायरिक्स। हिम्स तो गॉड्स के लिए बोली जाती है पोइट्री, और पेनिगायरिक्स ग्रेट हीरोज वगैरह को जो थी क्या करती थी, अप्रिशिएट करती थी, उनकी अप्रिसिएशन के बारे में लिखी जाती थी, जो कि लेटर ऑन क्या बन गई, ट्रेजेडी या एपिक पोएम्स बन गई। तो पहले ये हुआ करता था। तो अरिस्टोटल के हिसाब से पोइट्री जो है इंसानों के अंदर नेचुरली आई दो इंस्टिंक्ट्स की वजह से। सबसे पहला इंस्टिंक्ट जो इंसान के अंदर होता है कि वो चीज़ों को इमिटेट करे, जैसा एक बच्चा बड़ों को देख के जो है बड़ों के एक्शंस इमिटेट करने की कोशिश करता है, वैसे ही एक मैन के अंदर एक इंस्टिंक्ट आया कि वो जो है चीज़ों को इमिटेट करे। दूसरा उसका जो था इंस्टिंक्ट था वो क्या था, लव फॉर रिदम एंड हार्मनी। जैसे कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं म्यूज़िक से, हारमोनी से, तो वो जो बेसिक दो इंस्टिंक्ट्स थे, इन दो इंस्टिंक्ट से क्या हुआ, पोइट्री इमर्ज हुई। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, इन दो चीज़ों से पोइट्री जब इमर्ज हुई वो दो डायरेक्शंस में इमर्ज हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि एक जो था वो क्या करने लगा, एक ग्रुप जो था पोएम्स का वो इमिटेट करने लगा नोबल एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो कि हीरोज वगैरह के एक्शंस थे, एलिवेटेड एक्शंस, गुड मैन के एक्शंस इमिटेट करने लगा। और दूसरा ग्रुप जो है कैसे एक्शंस इमिटेट करने लगा, वो एक्शंस जो कि फ्लॉड लोगों के थे, और इनमें जो थे लोग बहुत ही ट्रिवियल मैटर्स पे, फूल्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। तो जो नोबल एक्शंस को जो क्या कर रहा था, इमिटेट कर रहा था, वो क्रिएट हुआ इवेंचुअली एपिक और ट्रेजेडी में। और जो बेसर फ्लॉड एक्शंस को इमिटेट कर रहे थे वो जो है लेटर ऑन क्या बन गई, सटायर बन गई और कॉमेडी बन गई। तो ऐसा कहा जाता है कि होमर, एरिस्टोटल के हिसाब से कि होमर जो था पहला पोइट था जिसने कंपोज की थी सटेरिकल पोइट्री, और उसके बाद ही जो सटेरिकल पोइट्री से जो है कॉमेडी क्रिएट हुई। उसने कहा कि ट्रेजेडी जो है वो इम्प्रोवाइज़ हुई है लेटर ऑन, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रोवाइजेशन इसमें हुई है थ्रू टाइम। और बाद में बहुत सारे राइटर्स का कंट्रीब्यूशन था इसमें, जैसे एस्चली, सोफोकल्स और बहुत सारे अलग राइटर्स जिन्होंने इसमें ड्रामेटिक प्लॉट डाले, डायलॉग्स डाले, बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड कर दी। उसका ये कहना था कि पोइट्री जो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट से इवॉल्व हुई, लेकिन फिर ये ग्रेजुअली इसमें इम्प्रोवाइजेशन हुई और ये स्ट्रक्चर्ड आर्ट फॉर्म बन गई। फिर इसमें एपिक जनरेट हुआ, ट्रेजेडी बनी, कॉमेडी बनी। और कॉमेडी के बारे में उसने कहा कि कॉमेडी ऐसी इमिटेशन है, उन कैरेक्टर्स की इमिटेशन है जो बहुत ही लोअर टाइप के होते हैं। मतलब हम उसमें ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके कैरेक्टर में कोई अगलीनेस होती है, कोई डिफेक्ट होता है, जो कि पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, पर कुछ अगलीनेस होती है। और इसमें जो है इसमें जो इसको पहले सीरियसली नहीं लिया जाता था, कॉमेडी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में जो है क्या हुआ था, इटली में इसमें जो है इसका प्लॉट जो है डेवलप हुआ, जिसके बाद लेटर ऑन जो है ये एक प्रॉपर फॉर्म में ग्रिव हो गई।
तो इसके बाद 5th चैप्टर में जो है हमारे पास एरिस्टोटल क्या कहता है, वो जो है फिर से डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री के बारे में कहता है, और बेसिकली वो एपिक और ट्रेजेडी के बारे में जो है डिफ्रेंसिएशन देता है। कहता है कि दोनों एपिक जो है और ट्रेजेडी जो है, दोनों क्या करती हैं, किसी सीरियस नोबल एक्शन को इमिटेट करती हैं। और एपिक पोइट्री में नोबल एक्शंस को भी दिखाया जाता है, जैसे पोइट्री ट्रेजेडी में दिखाया जाता है। लेकिन एपिक पोइट्री सिर्फ अलो करती है एक किस्म का मीटर, और उसमें जो है नरेटिव फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन ट्रेजेडी में क्या होता है, वो एक सिंगल डे का पूरा एक्शन दिखाती है, जो भी एक्शन हो रहा होता है एक पूरे सिंगल डे में होता है। जबकि एपिक पोइट्री की कोई लिमिट नहीं होती है टाइम की, वो चलती रहती है, जितना भी लंबा चलाओ उसको, वो चलती रहती है। और उसने ये कहा कि एलिमेंट्स जो है एपिक पोइट्री के, वो ट्रेजेडी के अंदर हमें मिल जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स एपिक के अंदर होते हैं, हम ट्रेजेडी के अंदर उन एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो ट्रेजेडी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, वो हमें एपिक पोइट्री में नहीं दिख सकते हैं। ट्रेजेडी जो है ड्रामेटिक एक्शन को यूज़ करती है, म्यूज़िक को यूज़ करती है, उसमें स्टेज परफॉर्मेंस होती है, और यूजुअली जो है एक वन रेवोल्यूशन ऑफ सन या शॉर्टर टाइम स्पैन के लिए ही उसको हम दिखा सकते हैं, जो भी ट्रेजेडी का होता है। लेकिन एपिक में क्या होती है, लंबी लंबी नरेशंस होती है, लंबे लंबे पीरियड्स के लिए इवेंट्स को कवर किया जाता है। तो जैसे कि होमर की एपिक्स हैं, इलियड वगैरह, उनमें बहुत लंबे लंबे एपिसोड्स दिखाए गए हैं। और वो कॉमेडी के बारे में यही कहता है कि कॉमेडी को केयरफुली नहीं लिया जाता था पहले, इसको सीरियसली नहीं लिया गया। और ट्रेजेडी और एपिक जो हैं वो हाईएस्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन ट्रेजेडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूज़ करती है सारे पोइटिक एलिमेंट्स को और क्रिएट करती है एक बहुत ही पावरफुल इफेक्ट शॉर्टर कंपस में। That is all from my side today. Thank you very much for your patience and time. Do like, share and comment on this video, and press the bell icon to get notifications whenever I post new videos. Thank you very much. We will meet tomorrow. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the concept of tragedy, its definition and the key elements of tragedy. Aristotle in his Poetics in chapter 6 has extensively described tragedy as the highest poetic form. But before we dive deep into this lecture and discuss the definition of tragedy and its key elements, I would like to briefly explain the difference between the term tragedy as a genre and the simple term of tragedy which we use in English. जो tragedy word है उसको जो है हम simply किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग, कोई भी ऐसी सफरिंग या डिज़ास्ट्रस इवेंट जिसमें कोई डेथ कॉज हो या कोई सफरिंग कॉज हो, उसको जो है हम वर्ड ट्रेजिडी से एसोसिएट करते हैं। लेकिन लिटरेचर में जो ट्रेजिडी है वो एक जॉनरा है, जिसको हम किससे एसोसिएट करते हैं, एक ऐसा जॉनरा, ड्रामेटिक जॉनरा जिसमें एक ह्यूमन सफरिंग को दिखाया जाता है थ्रू मेन कैरेक्टर। उसमें उसके सॉरोफुल इवेंट्स को दिखाया जाता है, कैसे उसका डाउनफॉल होता है, क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में होती हैं, उससे कैसे जो है उसके अंदर एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है जिसको उसने हिमर्शिया बताया है। तो कैसे उन चीज़ों की वजह से जो है एक उसके लाइफ में सॉरोफुल इवेंट्स फॉलो ऑन होते हैं या अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल हो जाता है। और एट द एंड क्या होता है, इस ट्रेजेडी का इंटेंशन एक कैथारसिस इवोक होता है एक इंसान के अंदर। कैथारसिस मतलब है कि एक फेयर और पिटी हमारे लिए हमारे अंदर आ जाती है उस मेन कैरेक्टर के लिए। हम जो है एट द एंड ऐसा फील करते हैं कि मे बी ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं अगर हमने अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया, यानी ये ट्रैजिक एरर अगर हमारे अंदर होगा तो हमारे साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली ट्रैजेडी इन लिटरेचर इज़ अ जॉनरा ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, जिसमें जो है एक मेन कैरेक्टर के थ्रू हमें बहुत सारी इवेंट्स दिखाई देते हैं। तो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन दी है, उसने जो है ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज एम्बिलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, द सेवरल काइंड्स ऑफ बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले in the form of action not of narrative through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions। तो इन सिंपल टर्म्स उसने ट्रेजेडी को क्या कहा है कि ट्रेजेडी एक इमिटेशन है, ट्रेजेडी एक कॉपिंग है, जिसमें जो है कुछ एक्शन दिखाया जाता है ह्यूमन लाइफ के बारे में जो सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, उसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, और एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसको आर्टिस्टिक तरीके से मतलब एम्बिलिश्ड करके हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जो है नरेशन नहीं होती है बल्कि एक्शन होती है, ड्रामेटाइजेशन होती है। हम इसको नरेट नहीं करते हैं बल्कि स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं। और एट लास्ट क्या होता है, हमारे अंदर पिटी और फेयर, वही कैथारसिस वाला इमोशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम इसको
डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें कि उसने ट्रेजेडी के बारे में क्या कहा था, हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी क्या है, इमिटेशन है। सबसे पहले उसने कहा ट्रेजेडी इमिटेशन है। ट्रेजेडी रिप्रेजेंट करती है लाइफ को और ह्यूमन एक्शंस को, पर एक स्ट्रक्चर्ड और एक आर्टिस्टिक वे में। उसके बाद उसने कहा कि ये सीरियस और कंप्लीट होती है। एक स्टोरी जो भी ट्रेजेडी में दिखाई जाती है वो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स से डील करती है, कोई ट्रिवियल मैटर्स उसमें नहीं होते हैं। और उन मैटर्स की और जो भी स्टोरी दिखाई जाती है उसकी प्रॉपर बिगनिंग होती है, उसका प्रॉपर मिडल होता है और प्रॉपर एंड होता है। वो कहीं भी मिडल से स्टार्ट नहीं होती है। और एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो भी प्लॉट है, जो भी कहानी का क्रक्स है, उसकी एक अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कोई एक इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करनी चाहिए कहानी। उसके बाद उसने कहा कि इसके अंदर जो है एम्बिलिश्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, उस पोइटिक लैंग्वेज होनी चाहिए, कुछ रिदम होनी चाहिए, कुछ म्यूज़िक होना चाहिए, जिससे जो है उस प्ले की ब्यूटी, उस ट्रेजेडी की ब्यूटी जो है और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए। फिर उसने कहा जैसे एपिक्स को, नॉवेल्स को हम नरेट करते हैं, पर ट्रेजेडी में क्या होता है, जो भी ह्यूमन सफरिंग्स होती है, ह्यूमन हैपनिंग्स होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उनको स्टेज पे जो है डिस्क्राइब किया जाता है, उनको ड्रामेटाइज किया जाता है, थ्रू एक्शन जो है उनको दिखाया जाता है। और एट लास्ट जब हम ये प्ले देखते हैं, ऑडियंसेस के अंदर जो एक पिटी आ जाती है उस कैरेक्टर की सफरिंग के लिए, और एक फेयर जो है वो क्रिएट होता है कि शायद ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो ये जो कैथारसिस होता है, ये कैथार्टिक इम्पैक्ट जो होता है, इससे हमारे इमोशंस जो है रिलीज़ होते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं एक ट्रेजेडी में होने चाहिए। ये डेफिनेशन जो है उसने ट्रेजेडी के बारे में दी थी। अगर हम एक एग्जांपल ले लें एक ट्रैजिक वर्क की, जैसे कि किंग लेयर, शेक्सपियर के किंग लेयर की अगर हम एग्जांपल ले लें और उसको इस डेफिनेशन के साथ एसोसिएट करके देखें, तो सबसे पहले किंग लेयर जो है उसमें भी सीरियस एक्शन हो रहा है। एक प्ले उसमें जो है एक यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न से जो है डील किया जा रहा है। जैसे कि उसमें जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिखाया गया है, बिट्रेयल दिखाया गया है, लॉयल्टी दिखाई गई है, जस्टिस दिखाई गई है, पावर, किनशिप वगैरह। तो ये सब एक सीरियस एक्शन है, ये सीरियस चीज़ों से डील करता है। उसके बाद जो स्टोरी है किंग लेयर की, वो कंप्लीट है। इसकी बिगनिंग है, मिडल है प्रॉपर, और प्रॉपर एंड है। सबसे पहले बिगनिंग जो है कहाँ होती है, जो लेयर अपना एक फेटल डिसीजन लेता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगा। मिडल में उसकी ह्यूमिलिएशन, कैसे उसके साथ क्या क्या इवेंट्स होते हैं, फिर उसका उन डिसेंट इनटू मैडनेस। फिर उसके बाद जो है एंड पे जो है उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, और ट्रैजिक डेथ जो होती है कॉर्डिलिया की। तो इसका जो है एक कंप्लीट स्टोरी लाइन जो है वो चलता है। उसके बाद इसमें जो है एम्बलिश लैंग्वेज का यूज़ किया है शेक्सपियर ने, पोइटिक डिक्शन है अच्छी, ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है, पावरफुल मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं। उसके अलावा ये जो है एक्शन की फॉर्म में है, ये नरेशन नहीं है। जैसे कि स्टेज पे सारे एक्शंस दिखाए जाते हैं, स्टॉर्म सीन को कितने अच्छे से ब्यूटीफाई करके डिपिक्ट किया है, ग्लॉसेस्टर की ब्लाइंडिंग को कैसे दिखाया गया है, और फाइनली जब वो हार्ट ब्रेकिंग वो सीन है जहाँ पे कॉर्डिलिया की डेथ हो जाती है। इसके अलावा एट लास्ट इस प्ले में क्या होता है, हमारे अंदर जो है एक पिट्टी और फेयर जो है वो इवोक होता है, क्योंकि लेयर जो होता है एक एजिंग फादर होता है, और हम उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि वो ऐसी सफरिंग तो डिज़र्व नहीं करता था, एंड पे ऐसा डाउनफॉल डिज़र्व नहीं करता था। और कहीं ना कहीं फेयर ये होता है कि जैसा उसने अपने एरर्स, अपनी एज या अपनी क्रुएलिटी, अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से जो अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो उस टाइम पे कैथारसिस जो है वो ऑडियंसेस के अंदर रिलीज़ होता है ऑफ पिटी एंड फेयर। तो हम इस एग्जांपल को किंग लेयर की एसोसिएट कर सकते हैं। जो डेफिनेशन हमारे पास एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की दी है, तो किंग लेयर हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल बन जाती है। ऑल्दो उसने जो ऑडिपस रेक्स के बारे में भी यही कहा था, उसने उसकी एग्जांपल यूज़ की थी कि कैसे ऑडिपस जो है वो अपने उस मर्डरर को ढूंढ रहा होता है और अपनी मदर से शादी कर लेता है। बाद में उसको इन चीज़ों की रियलाइजेशन होती है कि उसने अपने फादर को किल किया है और अपनी मदर से शादी कर दी है। तो उसका भी एक प्रॉपर मिडल, बिगनिंग और एंड है, और वो भी एक सीरियस टॉपिक से डील करती है, उसमें भी एक नोबल हीरो है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनको कह सकते हैं कि ये जो है प्रॉपरली फिट बैठती हैं जो एरिस्टोटल ने जो अपनी डेफिनेशन दी है ट्रेजेडी की, उनके साथ। That is all from my side today. Thank you so much. Do like, share and comment on my video, and press the bell icon to get notifications every time I post the videos. Tomorrow I will discuss about the key elements of tragedy and other essential requirements for the plot. And we will dive deep into the next chapters of poetics. Thank you so much. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the previous video we discussed about the definition of tragedy, and now we are going to look into the key elements of tragedy.
Next, we discuss about the elements of tragedy. To make the ingredients of tragedy more clear, he adds the six parts which every tragedy must have, and they are plot, जिसको उसने mythos कहा, character, जिसको उसने ethos कहा, thought, daionia, diction, lexis, स्पेक्टिकल ऑप्सिस एंड सॉन्ग मिलॉस। उसने जो है वन बाय वन इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और सबसे पहले वो प्लॉट को डिस्कस करता है। वो कहता है कि प्लॉट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजेडी का, ये असल में सोल है ट्रेजेडी का। प्लॉट होता क्या है? प्लॉट जो है अरेंजमेंट है इंसिडेंट्स का एक यूनिफाइड सीक्वेंस में, जिसमें कॉज और इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ऐसे इंसिडेंट्स जिनको हम अरेंज कर लेते हैं एक आर्टिस्टिक तरीके से, बिल्कुल प्रोपोर्शन में, एक कहानी के हिस्सों को जब हम जोड़ लेते हैं तो उसने उसको प्लॉट कहा। उसने कहा नॉर्मली जो है प्लॉट को हम डिवाइड करते हैं 5 एक्ट्स में, और हर एक्ट को जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं कुछ सीन्स में। और ड्रामेटिस्ट की मेन स्किल कहाँ पे लाई करती है कि कैसे वो एक प्लॉट को एक्ट्स में और सीन्स में डिवाइड करेगा, ताकि जो एक मैक्सिमम सीनिक इफेक्ट जो है, एक नेचुरल डेवलपमेंट जो है वो क्रिएट हो। इसके अलावा अरिस्टोटल ने क्या कहा प्लॉट के बारे में कि ट्रेजेडी जो है, देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर बट नन विदाउट अ प्लॉट। उसने प्लॉट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसने कहा प्लॉट जो हार्ट होता है एक ट्रेजेडी का। तो एक ट्रेजेडी जो है बिना कैरेक्टर के हो सकती है, लेकिन बिना प्लॉट के ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसने प्लॉट को दी है। अगर हम किंग लेयर की एग्जाम्पल को लेकर ही चलें तो किंग लेयर का मेन प्लॉट क्या है कि किंग लेयर जो है अपने किंगडम को अपनी डॉटर्स के बीच में डिवाइड करता है उनकी फ्लैटरी के बेसिस पे। फिर वो जो है ऑनेस्ट जो होती है उसकी सबसे डॉटर कॉर्डिलिया, उसको बैनिश कर देता है। उसके बाद जो है उसकी डॉटर्स जो गॉनरेल और रीगन होती हैं वो उसको बिट्रे कर देती हैं। और इसके अलावा जो है फिर जो यूनिटी है, एक वो जो उस पूरे प्लॉट की यूनिटी है कि लेयर जो है मिस्टेक करता है, उसके बाद वो फॉल्स जो लव होता है उसकी बेटियों का उनको रिवॉर्ड करता है, और जो ट्रू लव होता है उसकी डॉटर का कॉर्डिलिया का उसको पनिश करता है। इसके अलावा जो प्लॉट है बहुत सारी थीम से डील करता है, फैमिली, लॉयल्टी, पॉलिटिकल पावर, ह्यूमन सफरिंग। तो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस, एक बहुत ही मैग्नीट्यूड वाला प्लॉट है और बहुत ही सिक्वेंशियल है, बिल्कुल बिगनिंग, मिडल और एंड को जो है फॉलो करके चलता है। तो दूसरा उसने क्या कहा, कैरेक्टर। कैरेक्टर के उसके बारे में उसने क्या कहा, कैरेक्टर जो होते हैं मैन एंड वुमेन हु एक्ट। तो बेसिकली कैरेक्टर्स क्या है, हीरो और हीरोइन जो भी, और हीरो और हीरोइन हमारे पास होते हैं। उसके अलावा भी जो माइनर कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं, दो तो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट आ गया मेन जो हीरो होता है, एंटैगनिस्ट आ गया जो विलन होता है। इसके अलावा थोड़े बहुत माइनर कैरेक्टर्स होते हैं, और बेसिकली हीरो और हीरोइन तो इंपॉर्टेंट फिगर्स होते ही होते हैं कैरेक्टर्स में। और ये कैरेक्टर्स जो हैं क्या करते हैं, ये जो है किसी किस्म की मोटिवेशन या कोई वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या तो कोई मोटिवेशन, इनके कुछ वर्च्यूज़ होते हैं, इनके कुछ वाइसेस होते हैं, या अपनी चॉइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है डिपिक्ट करते हैं। और 4 एसेंशियल चीज़ें हैं, 4 एसेंशियल फीचर्स जो एक कैरेक्टर में होनी चाहिए, वो होती है गुडनेस, प्रॉपर्टी, ट्रुथफुलनेस टू लाइफ और कंसिस्टेंसी। वो ये सब चीज़ें जो है फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि किंग लेयर में लेयर को एक नोबल किंग दिखाया गया है, वो बहुत प्राउड होता है लेकिन वो ट्रुथ को देख नहीं पाता, जो कि उसका फेटल फ्लॉ है, हिमर्शिया है उसका। तो जिसकी वजह से वो कॉर्डिलिया को बैनिश कर देता है। कॉर्डिलिया को एक ऑनेस्ट, लविंग, सेल्फलेस लड़की दिखाया गया है। गॉनरेल और रीगन कनिंग होती हैं, एम्बिशियस होती हैं, क्रूअल होती हैं। फिर जो सब प्लॉट में हमारे पास ग्लॉसेस्टर, एडगर, एडमंड आ जाते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, ग्लॉसेस्टर को उसका इलेजिटिमेट सन जो एडमंड होता है वो रिसीव कर देता है, और वो अपने फेथफुल सन जो एडगर होता है उसको जो है वहाँ से रिजेक्ट कर देता है, उसको बैनिश कर देता है, निकाल देता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ना कि कम्प्लीटली वर्चुअस होते हैं, ना ही कम्प्लीटली विलनेस होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसी से जो है कैथारसिस प्रोड्यूस होता है, इसी से हमारे अंदर जो है वो पिटी और फेयर जो है वो क्रिएट होता है उन कैरेक्टर्स के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल एक एलिमेंट बन जाता है ट्रेजिडी का। तो नेक्स्ट वो डिस्कस करता है थॉट को, जिसको उसने डायोनिया कहा है। तो थॉट में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी थीम्स, जो बेसिक आइडियाज़ या थीम्स होती हैं ट्रेजेडी में, उनको जो है एक्सप्रेस किया जाता है। तो उनको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू कैरेक्टर्स कि वो क्या फील कर रहे हैं या उनको कैसा लग रहा है। तो उनको जो है स्पोक्स पर्सन बनाकर जो है उनकी आइडियाज़ को, थीम्स को जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है, ताकि जो है प्लॉट की डेवलपमेंट जो है बढ़ती जाए। तो इन थॉट्स को जो है स्पीचेस से, डायलॉग से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें मेन थीम्स या मेन आइडियाज़ जो किंग लेयर में दिखाए गए हैं कि प्राइड, ब्लाइंडनेस की वजह से क्या हो जाता है लेयर की लाइफ में। तो जस्टिस दिखाया गया है कि जस्टिस नहीं उसमें होता है। जैसे एक फेमस कोट है उसमें, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज़ आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर दियर स्पॉट। तो
आइडिया ऑफ जस्टिस दिखाया गया है, फिलायल इनग्रेटिट्यूड दिखाया गया है कि पेन जो होती है एक चाइल्ड को जो अपने जब वो बिट्रेड हो जाता है बाय पेरेंटल लव, तो वो दिखाई गई है। और ये भी दिखाया गया है कि कैसे जो है किंगशिप नहीं प्रोटेक्ट कर सकती एक मैन को उसकी सफरिंग से या डेथ से। ह्यूमन सफरिंग को दिखाया गया है, रिडम्पशन को दिखाया गया है, मैडनेस को दिखाया गया है, लॉस को दिखाया गया है। तो बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे थीम्स को जो है थ्रू दीज कैरेक्टर्स, इनकी स्पीचेस, इनके डायलॉग से जो है रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करता है डिक्शन के बारे में, जिसको उसने लेक्सिस कहा है। डिक्शन क्या है? लैंग्वेज है और एक्सप्रेशन है, स्टाइल जो उसने स्पीच का यूज़ किया है थ्रू पोइट्री एंड डायलॉग। कैसे जो है वो कैरेक्टर्स जो है रिवील करते हैं अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, क्या उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्या पोइटिक क्वालिटी उसने उनकी डिक्शन में ऐड की है। जैसे कि शेक्सपियर कैसे अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट करता है लेयर की मेंटल स्टेट के साथ साथ। जैसे कि पहले लेयर की जो स्पीचेस होती हैं बहुत ग्रैंड और अथॉरिटेटिव होती है ओपनिंग में, फिर कैसे जब उसको ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है थ्रू अपनी डॉटर्स, कैसे वो ब्रोकन और फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, और एंड पे कैसे वो बहुत रिपेंटेंट होता है जब वो कॉर्डिलिया से मिलता है, और कैसे वो कहता है कि वो उसको फॉरगिव कर ले। तो इससे दिखाया गया है कि कैसे मतलब उसने डिफरेंट स्पीचेस को यूज़ किया है, कैसे डायलॉग्स को यूज़ किया है, और फूल की रिडल्स जैसे बताई गई हैं वो कैसे विजडम प्रोवाइड करती हैं। या जो एडगर की स्पीचेस हैं वो भी जो है एक लेयर्स ऑफ आयरनी और विजडम हमें प्रोवाइड करती हैं। तो डिफरेंट वे में कैसे जो है इसको डिक्शन को जो है यूज़ किया जाता है एज एन आर्टिस्टिक एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट वो डिस्कस करता है मेलोडी के बारे में। वो मेलोडी जो है म्यूज़िकल एलिमेंट है, जो भी कोरसेस का या जो भी सॉन्ग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, इसको एक एम्बलिशमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, एक आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि जो एक डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जो है ट्रेजेडी में क्रिएट हो, ताकि एक इमोशनल पावर और रिदम जो है एक इमोशनल फीलिंग जो है वो हाइटन हो जाए। तो इस तरह से मेलोडी को यूज़ किया जाता है या सॉन्ग्स को यूज़ किया जाता है। एट लास्ट हमारे पास स्पेक्टिकल है, ऑप्सिस। तो इसकी जो है होती है, इसकी एक इमोशनल अट्रैक्शन होती है ऑडियंस के साथ। तो और उसको एरिस्टोटल ने कहा है कि ये सबसे लीस्ट आर्टिस्टिक फॉर्म है सारे एलिमेंट्स से, क्योंकि ये जो है पोइट खुद से नहीं बनाता है, बल्कि एक मैकेनिस्ट जो है एक स्टेज सेट करता है। तो मेनली ये क्या होता है, स्पेक्टिकल जो भी स्टेज कॉस्ट्यूम जेस्चर्स या जो भी विजुअल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस का होता है जो स्टेज पे दिखाया जाता है, ये थिएट्रिकल इफेक्ट होता है जो स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता है। तो स्पेक्टिकल क्या है, वो डेकोरेशन होती है स्टेज की, और मेजर पार्ट जो होता है प्ले का वो स्पेक्टिकल ही होता है। स्पेक्टिकल जो होगा विजुअली अपीलिंग होगा तो ऑडियंसेस को जो है ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये जो है उसको कहा है उसने कि ये लीस्ट आर्टिस्टिक पार्ट है सारे एलिमेंट से। तो एट लास्ट कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, इसका जो ओवरऑल उसने जो ये डेफिनेशन दी है ट्रेजेडी की, जो ये एलिमेंट्स बताए हैं, तो क्रक्स इसका यही निकलता है कि एरिस्टोटल ने जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी है प्लॉट को दी है, कैरेक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसने प्लॉट को दी है। एरिस्टोटल ने कहा है जो भी कुछ भी होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में, वो ज़्यादा क्रूशल होता है कि ये जिसके साथ हो रहा है उससे ज़्यादा क्रूशल जो हमारे पास ये बन जाता है कि हो क्या रहा है। और वो कहता है कि गुड प्लॉट जो होता है वो ऑडियंसेस को मूव कर सकता है। अगर कैरेक्टर सिंपल भी होंगे लेकिन कहानी अच्छी होगी तो हम जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर निकलेंगे थिएटर से। उसके अलावा ये कहता है कि एक यूनिटी जो है, जो भी स्टोरी लाइन चलेगी उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, हम कनेक्टेड फील करने चाहिए थ्रू आउट। ऐसा नहीं हो कोई डाइग्रेशंस हो, तो सारे इवेंट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, थीम्स से कनेक्टेड होने चाहिए। और अल्टीमेट गोल क्या है ट्रेजेडी का, जो ओवरऑल क्रक्स है ट्रेजेडी का, वो क्या है कि एक इमोशनल क्लेंजिंग होनी चाहिए, कैथारसिस जो है वो होना ही होना चाहिए, वो फेयर वो पिटी हमारे अंदर इवोक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए जब हम एक ट्रेजेडी लिख रहे हैं या हम एक ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं। हमें इन सब एलिमेंट्स का या इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारे पास एक परफेक्ट ट्रेजेडी जो है बनती है। That is all from my side today. Thank you so much. Do like, share and subscribe and comment on my video and press the bell icon to get the notifications. In the next video we will discuss more about plot and what are the other qualitative requirements of plots. So we will discuss in the next video. Thank you so much for your time and patience. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the today's lecture we are going to continue the discussion of plot. In the previous video we discussed about the major elements of tragedy, that were plot, character, diction, thought, spectacle and song, and now today we are going to discuss more about the plot. In chapter 7 Aristotle talks about the proper structure of the plot. Since this is the first and most important thing in tragedy, he describes the element of plot which also include completeness, magnitude, unity, determinate structure and universality. We are going to discuss all these things one by one.
तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द नेसेसिटी ऑफ अ ट्रेजेडी टू हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। इसका मतलब ये है कि जो एक्शन हो रहा है प्लॉट में, जो भी एक्शन हो रहा है स्टोरी में, वो कंप्लीट होना चाहिए। उसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिडल होना चाहिए और प्रॉपर एंड होना चाहिए। तो बिगिनिंग को क्या कहा एरिस्टोटल ने? प्रोटैसिस। तो बिगिनिंग क्या है? बिगिनिंग से ही जो एक्शन जो है फ्लो आउट करता है, उससे जो है क्या होता है, आगे जो इवेंट्स हैं वो फॉलो ऑन होते हैं। और ये बिगनिंग जो होती है किसी भी प्रीवियस सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है। और एंड क्या होता है? एंड एक ऐसी चीज़ है जो फॉलो करती है इनएविटेबली। जो भी चीज़ें पीछे हुई होती हैं उनको सीक्वेंस में लेके एक प्रॉपर कॉज और इफेक्ट वाला वो प्रोड्यूस करके वो आगे चलती है, और उससे क्या होता है, एक कंप्लीट एंडिंग होती है। और ट्रेजेडी की एंडिंग के बाद कोई भी फर्दर एक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है एक ट्रैजिक एक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। और मिडल में क्या होता है? मिडल एक ऐसी चीज़ है जो बिगिनिंग को, जो प्रीवियस एक्शंस है उनको फॉलो ऑन करे और अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाए, एक इनएविटेबल कंक्लूजन पे पहुँच जाए। तो यही कहना चाह रहा था एरिस्टोटल कि एक प्रॉपर ट्रेजेडी में जो है एक्शन जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, उसकी प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिडल होना चाहिए और एक प्रॉपर एंड होना चाहिए। बिगिनिंग को उसने प्रोटैसिस कहा, मिडल को उसने एपिटैसिस कहा और एंड को उसने कैटेस्ट्रॉफ कहा। अगर हम इसको सिंपली फाई करें और मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, तो सोफोक्लीज का ओडिपस रेक्स अगर हम ले लें, तो वो हमारे पास जो है एक बेस्ट एग्जांपल बन जाती है जिसमें कंप्लीट एक्शन फॉलो हो रहा है विद प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। तो बिगिनिंग में क्या होता है, वो स्टोरी जो है स्टार्ट होती है सिटी ऑफ थीप से, जो कि सफ़र कर रही होती है प्लेग से। तो ऑडिपस जो किंग होता है वो प्रॉमिस करता है वो फाइंड करेगा कॉज इस चीज़ का और इस सिटी को सेव करेगा। तो उसका जो है ये बिगिनिंग जो सेटअप कर लेती है कि मेन प्रॉब्लम क्या है और गोल क्या है। मेन प्रॉब्लम वही है कि प्लेग से बचाना है सिटी को, और गोल है कि जो पुराना किंग था, फॉर्मर किंग था लायस, उसकी डिस्कवरी करनी है। तो इससे क्या हो जाता है, बिगिनिंग में कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, सेटिंग्स इंट्रोड्यूस होती है और एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। फिर मिडल में क्या हो जाता है, ऑडिपस जो है इन्वेस्टिगेट करता है मर्डर के बारे में, मर्डर के बारे में क्वेश्चन करता है चीज़ों को और ऑरेकल से कंसल्ट करता है, उसको क्लूज़ मिलते हैं ग्रेजुअली, जिससे शॉकिंग इंसिडेंट्स जो हैं और शॉकिंग रेवोल्यूशंस जो हैं उसके पास्ट के बारे में जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं। और एंड में क्या हो जाता है, क्लाइमैक्स में जब पूरा ट्रुथ जो है वो रिवील हो जाता है कि ऑडिपस ही था, उसने अपने फादर को मार दिया था और अपनी मदर से शादी कर दी थी, और वो प्रोफेसी जो थी वो कंप्लीट हो गई थी और जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है और सिटी जो फ्री हो जाती है प्लेग से। ऑडिपस जो है सफ़र करता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है और कैथारसिस प्रोड्यूस होता है। तो इस स्टोरी में क्या है, एक प्रॉपर बिगनिंग है, प्रॉपर मिडल है और प्रॉपर एंड है। इसके अलावा एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि he points out that the tragic action must be in accordance with the laws of probability and necessity। उसने कहा था कि एक जो स्टोरी है या जो भी ट्रैजिक एक्शन है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी, जिसको उसने आइकॉस कहा और नेसेसिटी को एनान के कहा था, उसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जो भी स्टोरी है उसमें इवेंट्स ऐसे होने चाहिए, वो हमें बिलीवेबल लगने चाहिए, जो कि ह्यूमन सिचुएशंस और ह्यूमन बिहेवियर्स को मतलब ऐसे दिखाएं, रियलिटी की तरह दिखाएं, और सारे इवेंट्स जो एक लॉजिकल और एक इनएविटेबिलिटी जो है वो फॉर्म करें। मतलब हमें लगना चाहिए कि ये सच में ऐसा हो रहा है, जैसे कि ऑडिपस की डिटर्मिनेशन जो थी कि उस लॉयस को ढूंढ मतलब लॉयस के किलर को ढूंढने की, तो वो लॉजिकली लीड करती है कि जैसे उसको अपने उस गिल्ट के बारे में डिस्कवरी होती है, तो ईच स्टेप बाय स्टेप जो है हमें हर चीज़ जो है नेचुरली फ्लो होते हुए दिखती है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ट्रेजेडी में जो एक लॉजिकल और बिलीवेबल सीक्वेंसेस ऑफ एक्शन होने चाहिए और हर एक चीज़ जो है एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड होनी चाहिए। यही जो है उसने कंप्लीटनेस के बारे में कहा था कि एक ट्रेजेडी के अंदर एक जो है ऑर्गेनिक होल होना चाहिए, प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड। फिर जो है वो मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करता है। मैग्नीट्यूड का सिंपली मतलब ये होता है कि एक ट्रेजेडी के अंदर जो है एक पर्टिकुलर लेंथ होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर लेंथ की ट्रेजेडी होनी चाहिए। एक्शन जो है प्लॉट का, ट्रेजेडी का, उसकी एक सर्टन लेंथ होनी चाहिए। ना ही प्लॉट टू शॉर्ट होना चाहिए, ना ही वो टू लॉन्ग होना चाहिए, वो एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्योंकि अगर एक प्लॉट बहुत छोटा होगा तो हमें ऐसा फील होगा कि स्टोरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, और जो इमोशनल इफेक्ट है, जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो पिटी और फेयर का, वो भी जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर स्टोरी ज़्यादा लंबी होगी तो उससे क्या होगा, हमें ऐसा फील होगा कि इस स्टोरी में जो है
मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है और जो स्टोरी पूरी चल रही है हमें इवेंट्स याद भी नहीं रहेंगे। तो इससे वो यही कहना चाहता है कि प्लॉट जो है लॉन्ग इनफ होना चाहिए, इतना कि हम जो है अंडरस्टैंड कर पाएँ जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी सीक्वेंसेस हो रहे हैं या जो भी चेंज हो रहा है स्टोरी में, वो हमें याद रहे। और प्लॉट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स हों, बहुत सारी स्पीचेस हो, बल्कि ऐसा प्लॉट होना चाहिए जिसमें एक कंप्लीटनेस हो, जिससे कुछ जो एक्शन है वो हमें मतलब कंप्लीटली याद रहे, हमारा इंटरेस्ट जो उसमें बना रहे। और जो है इतना लॉन्ग इनफ होना चाहिए कि हमें क्लियरली और ब्यूटीफुली जो है वो हर एक चीज़ जो है उसमें पता चले। और उसने ये भी कहा, एरिस्टोटल ने, उसने ट्रेजेडी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर किया, जैसे कोई एनिमल या प्लांट। ये जो है बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। एक ट्रेजेडी का हर पार्ट जो है परफेक्टली फिट होना चाहिए एक दूसरे के साथ, और वो एक कंप्लीट स्टोरी जो हमारे सामने आके हमें दिखनी चाहिए। इसका फिर से एग्जांपल ये है कि जैसे ऑडिपस का राइज और फॉल हमें दिखाया जाता है, वो प्रॉपर लेंथ का है। तो उसमें हमें पहले उसकी प्रॉस्पेरिटी दिखाई जाती है, फिर कैसे वो डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ होती है, और एंड पे कैसे उसका डाउनफॉल होता है। तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एक फुल्ली कनेक्शन में होती हैं और बिल्कुल एक प्रॉपर लेंथ में। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बीच में उन्होंने कट कर दी। और सब प्लॉट्स भी नहीं होने चाहिए, ऐसे सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए जो कहानी को कहीं ना कहीं से मतलब उसके साथ लिंक्ड ना हो। तो मैग्नीट्यूड का यही मतलब है कि प्रॉपर प्रोपोर्शनेट लेंथ जो है वो हमारी ट्रेजेडी के पास होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिटी। फिर से इसका भी सेम ही मतलब है कि एक प्लॉट ऐसा होना चाहिए, प्लॉट का एक्शन ऐसा होना चाहिए जो एक कॉमन थीम या एक कॉमन सेंट्रल आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करे। ऐसा नहीं है डाइग्रेशंस होनी चाहिए, सीक्वेंसेस जो हैं बिल्कुल, इवेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए सब चीज़ों में। जैसे कि ऑडिपस रेक्स में जो है बिल्कुल एक यूनिटी से चलता है सारी चीज़ें, कैसे वो अपने फादर उसको मर्डरर को, लायस के मर्डरर को ढूंढ रहा होता है जो अल्टीमेटली वो खुद होता है। तो प्लॉट जो है बहुत ही इंटरकनेक्टेड है और हमारा इंटरेस्ट जो है उसमें बना रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि एक प्लॉट जो है, अ प्लॉट शुड हिंज ऑन द सीक्वेंस ऑफ कैजुअल इमिटेटिव इवेंट। एक प्लॉट जो है बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए सारे इवेंट्स के साथ। इसका ये मतलब है कि प्लॉट ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एक भी हिस्सा किसी भी ट्रेजेडी से रिमूव करें तो एंटायर प्लॉट जो एंटायर स्टोरी जो है वो डिसजॉइंटेड या डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि हर हिस्सा जो है स्टोरी का वो गुड होना चाहिए और नेसेसरी होना चाहिए प्लॉट के लिए। नेक्स्ट जो है वो है यूनिवर्सैलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं या जो भी वो चीज़ें बोल रहे हैं, जो भी उनकी स्पीचेस हैं, एक प्लॉट की स्टोरी या जो भी उसमें एक्शन फॉलो हो रहा है वो ऐसा होना चाहिए, वो रियलिटी से जो है वो लिंक्ड होना चाहिए। हम उन कैरेक्टर्स के साथ, उनकी स्पीचेस के साथ रिलेट करने चाहिए। और सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जैसे मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में, हमें ऐसा फील होना चाहिए ये हमारी ही लाइफ को जो है वहाँ पे इमिटेट करके दिखाया जा रहा है। तो एक उसका जो है रियलिटी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, ऑल्दो इट इज़ फिक्शन, बट फिर भी हमें ऐसा कनेक्टेड होना चाहिए कि रियल लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते। That is all from my side today. Tomorrow in the next video we are going to discuss the different types of plot. Aristotle has divided plots into different types, and we are going to also discuss the other qualitative features of plot and also the three unities discussed by Aristotle. That is all from my side today. Thank you so much. Do like, share and comment on my video and press the bell icon to get notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the different types of plot and other qualitative requirements of plot, and also about the three unities: unity of action, unity of time and unity of place. Let's start this video. इन चैप्टर 10 एरिस्टोटल नाउ डिस्कसेस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ प्लॉट। वो कहता है दो टाइप ऑफ प्लॉट है, एक है सिंपल प्लॉट जिसको उसने हेप्लॉस कहा है, और एक है कम्प्लेक्स प्लॉट जिसको उसने पेप्लेगमेनोस कहा है। वो कहता है कि सिंपल प्लॉट क्या है, जहाँ पे जो है स्टोरी में कोई भी डिस्कवरी नहीं होती है। जैसे कि अगर हैप्पीनेस टू मिजरी स्टोरी दिखाई जा रही है, मिजरी टू हैप्पीनेस, तो ये एक लीनियर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जो है स्टोरी जो है वो फॉरवर्ड करेगी। उसमें कोई भी ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं होगी, कोई भी ऐसा कोई शॉकिंग ट्विस्ट या कोई टर्न नहीं आएगा, बल्कि लीनियर मोशन में जो है स्टोरी एक सिंपल कॉज और इफेक्ट वाला सीक्वेंस लेकर जो है वो कंटिन्यू होगी आगे। इसका अगर मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं आर्थर मिलर के डेथ ऑफ द सेल्समैन में। तो उसमें क्या होता है, विली लोमन जो है उसको इवेंचुअली पता होता है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो उसका सुसाइड जो है वो फिर एंड पे सुसाइड कर देता है डिसएल्यूजनमेंट की वजह से उस अमेरिकन ड्रीम के। तो ऐसा कोई शॉकिंग ट्विस्ट या ऐसा कोई टर्न उसमें नहीं आता है। तो अगर हम एक और मॉडर्न प्ले
की एग्जांपल ले लें, वेटिंग फॉर गोडो, तो उसमें भी क्या है, 2 ट्रैम्प्स वेट कर रहे हैं किसी के लिए जो कि कभी नहीं आता है, गोडो का वेट कर रहे होते हैं जो कि कभी अराइव नहीं होता है। तो उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लॉट डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बस रिपिटेशन हो रही है एक्शंस की, कोई भी ऐसा कोई डिस्कवरी नहीं हो रही है, कोई भी रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून नहीं हो रहा है। तो उस इनको हम क्या कहेंगे, कि लीनियर मोशन जो फॉलो करती है स्टोरीज़, उनको हम सिंपल प्लॉट कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट में जो है पेरिपेशिया होता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है और नेग्रोसिस होता है, जिसमें कोई डिस्कवरी या कोई सरप्राइजिंग इवेंट जो है वो हमें वो दिखाया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि क्या होता है उसमें, स्टोरी में क्या होता है, कुछ ऐसी चेंजेस होते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं जिससे बिल्कुल एक अपोजिट चीज़, मतलब जो होती है एक ट्रैजिक हीरो के साथ, एक बिल्कुल जो हमें लग रहा होता है कि उसको जो लग रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा होगा, पर उसका बिल्कुल अपोजिट उसकी लाइफ में होता है। और उसको जो है एक इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जो है उसकी लाइफ जो है वो बढ़ती रहती है। कुछ सर्टन क्रिटिकल ट्रूथ्स उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में, या कुछ ऐसी चीज़ें उसको पता चल जाती हैं जिससे उसकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लॉट की एग्जांपल ले लें, एक प्लेस है मैकबेथ। मैकबेथ में क्या होता है, मैकबेथ को ऐसा लगता है कि अगर वो डंकन को मार देगा तो उससे जो है उसकी पावर सिक्योर हो जाएगी। लेकिन जितने भी उस डंकन को मारने के बाद जितने भी वो पावर पे पहुंचने के लिए वो मर्डर करता है, वो जो है उसको क्लोज ला लेते हैं उसके डाउनफॉल के लिए। और वो क्या कर देता है, वो जो प्रोफेसी होती है, जो विचिस ने कहा होता है कि वो किंग बनेगा, तो वो जो है वो कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट जो है वो टर्न हो जाती है। तो मैकबेथ के साथ ये होता है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ले लें ओथेलो की, तो ओथेलो में क्या होता है कि यागो की मैनिपुलेशन जो है क्या करती हैं, एक रिवर्सल जो है वो क्रिएट करती है ओथेलो की लाइफ में। कैसे उसकी जेलसी की वजह से क्या उसका डाउनफॉल हो जाता है, कैसे वो डेस्डेमोना की इनोसेंस को नहीं देख पाता है और उसको मार देता है, और लेकिन जब उसको एंड पे रियलाइज़ होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रैजिक फ्लॉ, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स प्लॉट में कुछ ऐसे ट्विस्ट और ऐसे टर्न्स होते हैं जिससे एक स्टोरी बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन जो है वो ले लेती है। तो उसने इन 2 प्लॉट्स के बारे में कहा, और इससे उसने इम्पोर्टेंस जो है किसको दी है, उसने कॉम्प्लेक्स प्लॉट को इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लॉट से क्या होता है, ऑडियंस जो बहुत एंगेज रहती है प्लॉट में, और उनकी इमोशंस और इंटेलेक्ट जो है दोनों उनके साथ साथ काम कर रहे होते हैं, और फियर और पिटी जो है वो उनके अंदर इवोक होती है। नेक्स्ट जो है, इसके अलावा एरिस्टोटल क्या डिस्कस करता है कि क्वालिटेटिव और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लॉट की, और ट्रेजेडी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हमर्शिया, एनोग्रोसिस, पेरिपीशिया और कैथारसिस। हमर्शिया, जिसको उसने एरर ऑफ जजमेंट या ट्रैजिक फ्लॉ कहा है, तो हमर्शिया क्या है, वो हीरो का ट्रैजिक फ्लॉ होता है, एक ऐसा एस्पेक्ट उसके कैरेक्टर का जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल हो जाता है। हमर्शिया से क्या होता है, उसके फॉर्च्यून में एक रिवर्सल आ जाता है, ट्रैजिक हीरो के फॉर्च्यून में, और वो हीरो जिसके साथ ये होता है वो ना ही कम्प्लीटली गुड होता है ना ही कम्प्लीटली बैड होता है, ताकि ऑडियंस जो है उसके कैरेक्टर की, उस कैरेक्टर की प्लाइट के साथ जो है बहुत ही रिलेट कर सके। और ये जो वो हीरो होता है वो विकेड भी नहीं होता, बल्कि उसकी एरर ऑफ जजमेंट जो होती है, जो इग्नोरेंस उसके अंदर होती है, जो उसका ट्रैजिक फ्लॉ होता है, उसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स जो हैं वो फॉलो ऑन होते हैं, ऐसा मिसफॉर्च्यून उसकी लाइफ में आ जाता है जो कि इनएविटेबल होता है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें ऑडिपस की, उसका हिमर्शिया क्या था, उसका ट्रैजिक फ्लॉ क्या था, या उसका एरर ऑफ जजमेंट क्या था, उसके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, वो प्राइड था उसके अंदर, जिसको अरिस्टोटल ने ह्यूब्रिस कहा है। उसके अंदर बहुत प्राइड था और बहुत एरोगेंट और सेल्फ रिलायंट था। उसको लग रहा था कि वो चैलेंज कर लेगा विल ऑफ गॉड्स को, जबकि उसको प्रोफेसी पता भी थी कि वो अपने फादर को किल करेगा और अपनी मदर से शादी कर लेगा। तो ऑडिपस को लगता है कि उस फेट को वो क्या कर सकता है, वो डिफाई कर सकता है, एस्केप कर सकता है। वो अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स को छोड़ के चला जाता है वहाँ से, अपनी डेस्टिनी को आउटस्मार्ट करके, कि वो शायद इस चीज़ को जो गॉड्स ने कहा है इस चीज़ को एस्केप कर सकता है। और उसका ह्यूब्रिस कैसे कॉज होता है, कि उसको लगता है वो सबसे ज़्यादा, उसके अंदर विजडम है। वो जो है टायरेसियस को क्या करता है, बहुत ही प्रेशराइज करता है कि वो जो है उसको बताए कि लायस को किसने मारा था। तो अल्टीमेटली उसको जो है पता चल जाता है कि वो जो है उनका बेटा नहीं था, उसने अपने फादर को खुद किल किया, और जिससे उसने शादी की है वो उसकी मदर थी। तो इससे क्या हो जाता है, और उसके अंदर जो एक वो डिटेक्टिव मेंटालिटी होती है ओडिपस के अंदर, कि उसको जो है उसके अंदर वो एक ऑब्सेसिव क्वेस्ट जो उसके अंदर आती है उसको बिल्कुल ब्लाइंड कर देती है। वो जो चाहता है कि वो ढूंढे ही ढूंढे उस लायस के किलर को, वो कौन है वो प्रीवियस किंग का किलर। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो जो उसके अंदर वो एक्सेसिव प्राइड होता है, वो जो ऑब्सेशन होती है, उसको लगता है वो सबसे बेहतर है, तो ये उसका जो है ट्रैजिक फ्लॉ बन जाता है। उसके बाद हमारे पास है एनोग्रोसिस। एनोग्रोसिस होता है डिस्कवरी या रिकग्निशन। इसमें क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट जो होता है या ट्रैजिक हीरो जो होता है वो रियलाइज़ करता है अपना ट्रैजिक फ्लॉ, उसको रियलाइज़ होता है अपने ट्रैजिक फ्लॉ के बारे में। और उसमें क्या होता है,
उसमें हीरो को रियलाइज़ होता है कुछ की फैक्ट्स अपनी आइडेंटिटी के बारे में या अपने फेट के बारे में, कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं और ये यूजुअली हिमर्शिया से लिंक्ड होता है। तो इससे जो है एक इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो भी क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम देखें ऑडिपस की स्टोरी में, अगर हम देखें उसमें क्या एनाग्रेसिस क्या है कि ऑडिपस को पता चल जाता है कि उसने अपने फादर लायस को मारा है और अपनी मदर जोकास्टा से शादी की है। ये रिकॉग्निशन जो होती है ये बहुत सडन होती है उसके लिए, बहुत हॉरिफाइंग होती है और कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है उसकी अंडरस्टैंडिंग। जो भी पहले हुआ होता है उसको लग रहा होता है कि वो गॉड्स की जो प्रोफेसी है उसको आउटस्मार्ट करके एस्केप कर गया है, पर जब उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ से जो है उसका र्यून या उसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पेरिपीशिया जो होता है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, ऐसी सिचुएशन की हीरो सिचुएशन जो होती है हीरो की वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमें लग रहा होता है, हीरो को लग रहा होता है उसकी लाइफ में ऐसा होगा, बल बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट उसकी लाइफ में हो जाता है। जो भी उसके साथ क्या हो जाता है, जब उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि उसने अपनी माँ से शादी की है और अपने बाप का किलर वही है, तो सडनली उसकी लाइफ में जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका फॉर्च्यून। वो बिल्कुल उसको लग रहा होता है कि पहले मैं यहाँ का किंग बनूंगा, मैं जो है इस सिटी को प्लेग से बचाऊंगा, बल्कि वो खुद कर्स होता है उस सिटी के लिए। उसने जो उस प्रोफेसी को फुलफिल कर लिया होता है, तो वहाँ से जो है उसका डाउनफॉल जो है शुरू हो जाता है। उसको जो रियलाइजेशन होती है कि उसने अपने ही पेरेंट्स के साथ ये गलत किया है। तो यहाँ पे जो है ये पेरिपीशिया, सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून जो है उसकी लाइफ में वो जो है क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एंड पे हमारे पास कैथारसिस आ जाता है। कैथारसिस क्या है, कैथारसिस एक इमोशनल रिलीज या प्यूरिफिकेशन होती है। कैथारसिस को हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारा हार्ट जो है क्लेंज हो जाता है फ्रॉम हार्डर पैशंस, और हमारे अंदर पिटी और फेयर जो है वो इरोज होता है। तो कैथारसिस कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑडियंसेस जो है वो एक्सपीरियंस करती है इमोशंस किसके, फेयर और पिटी के, और उनको ऐसा लगता है ये सफरिंग जो ट्रैजिक हीरो के साथ हुई है ये बहुत स्कैरी है, और ऑडियंस को इस चीज़ से भी डर लगने लगता है कि हमारे अंदर भी ऐसी वर्नरेबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर भी ऐसे फ्लॉज हैं, हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं जो इधर फिक्शन में दिखाई जा रही है, ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं। अगर ये इसके साथ हुई हैं, ये सिमिलर फॉल्ट्स जो हैं ये हम भी कमिट कर सकते हैं, और ये हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एंड पे क्या होता है ऑडिपस के साथ, ऑडियंस ऑडिपस के लिए बहुत पिटी फील करती है। हम जो है उसके साथ सफ़र करें, क्योंकि वो ईवल नहीं होता है, उसके अंदर भी ह्यूमन लिमिटेशंस होती है। हमें भी डर लगता है कि हमारी लाइफ भी फ्रेजाइल है और फेट जो है सबको ओवरवेलम कर सकता है, चाहे हमारे कितने भी बेटर इंटेंशंस हो। और ऑडिपस जो एंड पे अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, उसको एग्जाइल कर लेते हैं वहाँ से, तो हमारे को उसके उसके लिए बहुत दुख होता है कि उसकी लाइफ में कितना बुरा हुआ, उसको पता नहीं होता है। वो अपने पेरेंट्स जो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उनको वो छोड़ के वहाँ से आ जाता है। उसको लगता है कि मैं इस फेट को जो है डिफाई कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली वो जो प्रोफेसी उसने फुलफिल कर ली होती है। तो हमारी प्रॉपर परगेशन जो है वो इमोशन की कैथारसिस जो है वो वहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है, जब हम उसके उस कैरेक्टर के साथ रेजोनेट करते हैं और हमारे अंदर भी फेयर और पिटी आ जाती है उसके लिए। तो ये जो थी चार चीज़ें, हर्शिया, एनाग्रेसिस, पेरिपीशिया और कैथारसिस, ये बहुत ही। नेक्स्ट जो है एरिस्टोटल जो है क्या करता है, डिस्कस करता है अबाउट द थ्री यूनिटीज़। एरिस्टोटल पोइटिक्स जो है वो डायरेक्टली डिस्कस करता है तीन यूनिटीज़ के बारे में, लेकिन उसने यूनिटी ऑफ एक्शन को जो है ज़्यादा एम्फोसिस दिया था, और जो बाकी यूनिटीज़ हैं, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस, उसको लेटर ऑन डेवलप किया था रेनेसा क्रिटिक्स ने एरिस्टोटल के आइडियाज़ को ही इंटरप्रेट करके। यूनिटी ऑफ एक्शन में एरिस्टोटल क्या कहता है, एक ट्रेजेडी के अंदर जो है कंप्लीट सिंगल एक्शन होना चाहिए और कोई भी लूजली कनेक्टेड इवेंट्स नहीं होने चाहिए। सारे इवेंट्स जो है कॉज और इफेक्ट की तरह बिल्कुल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए और कंट्रीब्यूट करने चाहिए मेन प्लॉट की तरफ, और कोई भी अननेसेसरी सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए सेंट्रल स्टोरी को जो है इफेक्ट ना कर रहे हैं, कोई भी डाइग्रेशंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट एक्शन जो है वो फॉलो ऑन होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसने क्या कहा, मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, एक इमोशनल इम्पैक्ट होना चाहिए और कंप्लीट फोकस सेंट्रल थीम पे होना चाहिए, थीम के अराउंड ही चलना चाहिए। जैसे कि ऑडिपस रेक्स में क्या है, एक ही सेंट्रल एक्शन हो रहा है कि ऑडिपस की सर्च जो है लायस के मर्डर के लिए, तो वो कंप्लीट एक्शन जो है वहाँ पे हो रहा है। दूसरा उसने क्या कहा, यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम में क्या है कि एक प्ले में जो है, एक प्ले जो है विद इन अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 साल की कहानी दिखाएं, 3 साल की कहानी दिखाएं, 10 साल की कहानी दिखाएं, मोस्टली जो 24 आवर्स में जो है एक्शन जो है कंप्लीट होना चाहिए। और एरिस्टोटल ने जो है इसको स्ट्रिक्टली डिमांड नहीं किया, बल्कि उसने जो है प्रेज किया था सोफोक्लीज की ट्रेजेडीज जो है वो जो है क्या होती हैं, बहुत ही नेचुरली शॉर्ट होती हैं और एक जो है शॉर्टर टाइम स्पैन जो है वो फॉलो करती हैं।
जैसे कि अगर हम देखें कि ऑडिपस रेक्स की एग्जांपल लेके देखें, जैसे कि जो भी उसमें एंटायर इवेंट्स जो हो रहे हैं, जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इसकी क्वेस्ट है, या जो भी रेवोल्यूशंस हैं वो अनफोल्ड होती हैं एक ही दिन में। इससे जो है स्टोरी में क्या होती है, अर्जेंसी और इंटेंसिटी जो है वो क्रिएट होती है। एंड पे वो यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में बात करता है। वो कहता है कि प्ले को जो है एक सिंगल लोकेशन में ही सेट होना चाहिए और मेजर शिफ्ट्स जो है सेटिंग्स की वो अवॉइड करनी चाहिए। एरिस्टोटल ने इसको मेंशन नहीं किया है पोइटिक्स में, बल्कि फ्रेंच और इटालियन क्रिटिक्स जो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था यूनिटी ऑफ प्लेस को, ताकि विसिमिलिट्यूड जैसे लाइफ लाइक बिलीवेबिलिटी जो है वो स्टेज पे क्रिएट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक हमारे को एक सीन लंदन में दिखाया जा रहा है तो नेक्स्ट सीन इटली में दिखाया जा रहा है, उसका नेक्स्ट सीन जर्मनी में दिखाया जा रहा है। तो एक ही लोकेशन जो है वो सेट होनी चाहिए, वो फिक्स्ड होनी चाहिए और सारा एक्शन जो है वहीं पे होना चाहिए। जैसे ऑडिपस रेक्स की ही एग्जांपल एरिस्टोटल ने बार बार पोइटिक्स में दी है कि वो एक्शन जो है सारा एरिस्टोटल, ये ऑडिपस रेक्स का जो भी स्टोरी है वो कहाँ पे होती है, इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस जो थीब्स में, वहीं पे जो होती है। और कोई भी सीन चेंजेस नहीं है, मैसेंजर्स रिपोर्ट्स इवेंट्स सारे जो हैं वो वहीं पे अकर हो रहे हैं। तो यही सब जो है एरिस्टोटल ने अपनी प्लॉट के बारे में कहा है कि ये फॉलोइंग चीज़ें जो हैं प्लॉट्स के अंदर होनी चाहिए, यूनिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन होना चाहिए, हमर्शिया एनाग्रोसिस पेरिपीशिया कैथारसिस होना चाहिए। इसके अलावा सिंपल प्लॉट कॉम्प्लेक्स प्लॉट के बारे में उसने डिस्कस किया, और इसके अलावा जो मैग्नीट्यूड कंप्लीटनेस यूनिवर्सैलिटी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यूनिटी, ये सारी चीज़ें जो है एक प्लॉट को कंप्लीट होल बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने प्लॉट के बारे में डिस्कस की थी। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ आइडियल ट्रैजिक हीरो एंड what are the different characteristics or major features of an ideal tragic hero. We will discuss it in the next video. Thank you so much for your time and patience. Do like, share and comment on my video and press the bell icon to get notifications whenever I'll post video. Thank you. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Aristotle's ideal tragic hero and the four essential features which are necessary to create a character. In the chapter 13 and 14 of Poetics, Aristotle has described the qualities of tragic hero. So according to Aristotle, tragic hero should neither be entirely good nor completely bad but a combination of both. एरिस्टोटल के हिसाब से एक ट्रैजिक हीरो जो है वो कम्प्लीटली गुड भी नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली बैड भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होना चाहिए। वो कहीं मिडल में आना चाहिए, उसके अंदर वर्च्यूज़ भी होने चाहिए, उसके अंदर वाइसेस भी होने चाहिए। वो कम्प्लीटली वर्चुअस भी नहीं होना चाहिए और कम्प्लीटली फ्लॉड भी नहीं होना चाहिए। और वो जो है नोबल बाय बर्थ होना चाहिए, उसकी बर्थ जो है वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। एरिस्टोटल कहता है कि वो जो है हीरो जो है वो सफ़र करना चाहिए, और वुमेन जो है वो ट्रेजेडी के लिए गुड नहीं है। उसने वुमेन्स को ट्रैजिक कैरेक्टर्स बनाने के लिए उसने कहा कि वुमेन जो है वो आइडियल नहीं है एज अ ट्रैजिक कैरेक्टर। तो उसने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कहा एक आइडियल ट्रैजिक हीरो में होना चाहिए, वो क्या है, वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके अंदर बहुत गुड और बैड क्वालिटीज़ दोनों होनी चाहिए। वो ना तो एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए कम्प्लीटली, ना ही वो एक बिल्कुल बैड कैरेक्टर होना चाहिए। वो कहीं मिडल में फॉल करना चाहिए, ताकि जो पर्पस है एक ट्रू ट्रैजेडी का वो फिलफिल हो। रीज़न उसने क्या कहा कि एक गुड कैरेक्टर जो है वो फेयर क्रिएट नहीं करेगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ट्रैजेडी का। क्योंकि गॉड लाइक पर्सन जो है, अगर कोई गॉड लाइक पर्सन दिखाई जाएगा, कोई पूरी फुली वर्चुअस दिखाया जाएगा जिसने कभी कोई गलती नहीं की होगी, तो उसकी सफरिंग्स जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक सिंपथी क्रिएट करेगा कि अगर कोई बेचारा कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा है, उसके साथ कुछ बुरा होगा, तो हमारे अंदर एक सिंपथी क्रिएट होगी। तो और अगर एक टोटली बुरा इंसान हमें एक ट्रैजेडी में दिखाया जाए, तो वो भी ट्रैजेडी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर एक विलन सफ़र करेगा तो उसकी सफरिंग हमें एंटायरली जस्टिफाइड लगेंगी, हमें लगेगा ये डिजर्व करता था तभी इसके साथ ऐसा हुआ। तो वो भी जो है फेयर और पिटी जो हमारे अंदर इवोक नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए एरिस्टोटल के व्यू के हिसाब से, जिसके अंदर जो है बहुत गुड क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, बैड क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि हम जो है उसके साथ बिल्कुल रिलेट कर सकें। क्योंकि हम खुद वैसे ही होते हैं, बिल्कुल एक ट्रू टू लाइफ होना चाहिए वो। क्योंकि हमारे अंदर भी अच्छाइयाँ होती हैं और बुराइयाँ होती हैं, तो उस कैरेक्टर के अंदर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो कैथारसिस जो है वो प्रोड्यूस हो और हम उस कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सकें कि अगर इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, इसके अंदर ये ट्रैजिक फ्लॉ है, तो इसके साथ अगर ये फेट हो सकता है तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो उसने कहा कि जो हीरो है वो कम्प्लीटली विकेड भी नहीं होना चाहिए और वो सफ़र करना चाहिए, और ऑडियंस को फील होनी चाहिए उसके लिए पिटी और सेटिस्फैक्शन और रिलीफ ही सिर्फ फील नहीं होना चाहिए। हीरो को एसेंशियली नोबल होना चाहिए, एक नोबल फैमिली से बिलोंग करना चाहिए।
लेकिन उसके अंदर कुछ ह्यूमन वीकनेसेस भी होनी चाहिए। और उसका डाउनफॉल जो है वो उसकी अच्छाइयों से या उसकी बुराइयों से नहीं आता है, बल्कि उसके हिमर्शिया से आता है, उसके ट्रैजिक एरर से आता है, उसकी ट्रैजिक फ्लॉ से आता है। जो उसके अंदर इग्नोरेंस होती है वो जो है, या उसके अंदर कोई भी फ्लॉ जैसे कि प्राइड है, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, ना कि उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों की वजह से। और ये फॉल जो दिखाया जाता है उस ट्रैजिक हीरो का, ये बहुत ही रिलेटेबल होता है और बहुत ही क्रेडिबल होता है। और इससे जो है हमारे अंदर वो कैथारसिस जो है प्रोड्यूस होता है। और एक ट्रैजिक हीरो के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए पेरिपीशिया, मतलब उसके अंदर रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, उसकी लाइफ में कुछ रिवर्सल होना चाहिए। और उसको किसी ना किसी चीज़ की, उसको अपनी आइडेंटिटी, अपने फेट के बारे में कोई ना कोई डिस्कवरी जो है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कवर किया था, एक पेरिपीशिया एनोग्रेसिस जो उसकी लाइफ में होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है प्लॉट के अंदर, ये जो ट्रैजिक हीरो के अंदर होती है, वो एक कॉज और इफेक्ट वाली चेन जो है वो फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द 4 एसेंशियल फीचर्स जो बहुत नेसेसरी होते हैं एक ट्रैजिक कैरेक्टर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले उसके अंदर एक मॉरल पर्पस होना चाहिए, उसके अंदर कुछ गुडनेस होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रैजिक हीरो का। उसको जो है अच्छा इंसान होना चाहिए, उसकी स्पीचेस जो है बहुत एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टर को अच्छे से दर्शानी चाहिए। और वो जो है मैनिफेस्ट करना चाहिए कोई मॉरल पर्पस। अगर एक कैरेक्टर अच्छा होगा तो उसका पर्पस भी अच्छा होगा, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो। और एक ट्रैजिक कैरेक्टर जिसके अंदर गुडनेस नहीं होगी तो हम उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर उसके लिए सिंपैथी जो है वो इरोज नहीं होगी, और ट्रेजेडी जो है फेल हो जाएगी फुलफिल करने में अपना जो मेन पर्पस है। तो कैरेक्टर जो है उसके अंदर कुछ मॉरल गुडनेस होनी चाहिए, और कैरेक्टर जो है गलतियां करना चाहिए, उस कैरेक्टर के अंदर कुछ ट्रैजिक फ्लॉ होना चाहिए, वो मिस्टेक्स करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर वर्च्यूज भी होने चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए, ताकि हम उसको एडमायर कर सकें और उसके लिए जो पिटी फील कर सके जब वो सफरिंग, मतलब जब उसके सफरिंग कॉज हो उसकी लाइफ में। और वैसे ही अगर एक विलन होगा जो बिल्कुल प्योरली विकेड होगा, तो वो एक ट्रैजिक इमोशन जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें लगेगा ये इसकी सफरिंग जो है जस्टिफाइड है। अगर हम इसकी एग्जांपल फिर ऑडिपस से ले, कि ऑडिपस एक रिस्पॉन्सिबल किंग होता है जो सच में थीव्स को जो है सेव करना चाहता है, तो उसका डाउनफॉल जो उसके एरर ऑफ जजमेंट से आता है, ना कि उसके ईवल से। फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्रोप्रियटी, इसका मतलब है डेकोरम। एक कैरेक्टर जो है उसके अंदर ऐसे ट्रेड्स, स्पीचेस और ऐसे एक्शंस होने चाहिए जो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उसके जेंडर, एज और स्टेटस को अच्छे से दर्शाने चाहिए। उसका बिहेवियर जो है मैच करना चाहिए उसकी पोजीशन से, उसकी पर्सनालिटी से, एक बिल्कुल प्रॉपर डेकोरम होना चाहिए। इसकी फिर से अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक राजा जो है उसको ऐसा कैरेक्टर हमें उसका दिखाना चाहिए। एक राजा अगर हम दिखाएं वो फूल की तरह बात करेगा तो वो जस्टिफाइड नहीं लगेगा, और एक फूल जो है राजा की तरह अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में बात करेगा वो भी जस्टिफाइड नहीं है। तो जो जिस टाइप का है, जिस जेंडर का है, जिस एज का, जिस स्टेटस का कैरेक्टर, उसको वैसे ही दर्शाना चाहिए। तो जैसे एक किंग को जो है डिग्निटी के साथ बोलना चाहिए, एक वॉरियर को जो है करेज के साथ बोलना चाहिए। ऑडिपस रेक्स में ऑडिपस एक्ट करता है और स्पीक करता है कॉन्फिडेंट रूलर की तरह, और इन्वेस्टिगेट करता है और सारे क्राइसिस जो भी हो रहे होते हैं। तो कैरेक्टर जो है बिल्कुल फॉलो करना चाहिए ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, उसके अंदर एक लाइफ लाइकनेस होनी चाहिए, उसके अंदर एक वर्सेबिलिट्यूड होना चाहिए। कैरेक्टर जो होने चाहिए बिल्कुल ट्रू टू लाइफ होने चाहिए, वो हमारे जैसे होने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह होने चाहिए। उनके अंदर कुछ वर्च्यूज़ होने चाहिए, उनके अंदर कुछ वीकनेसेस होने चाहिए, कुछ फ्लॉज होने चाहिए, जॉयज़ और सॉरोज होने चाहिए, लव और हेट्रेड होने चाहिए, लाइक्स और डिसलाइक्स होने चाहिए। उसके अंदर मिक्सचर होना चाहिए दोनों, गुड का भी और बैड का भी। तो कैरेक्टर बहुत रियलिस्टिक, बिलीवेबल होने चाहिए। अगर स्टोरी फिक्शनल भी है, उनके मोटिव्स, उनके इमोशंस, उनके डिसीजंस वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए ह्यूमन नेचर को, ताकि ऑडियंसेस जो है उनके साथ रिलेट कर सके। जैसे कि फिर से ऑडिपस की एग्जांपल, ऑडिपस का एंगर जो था, प्राइड जो था, और डेस्परेट सर्च जो थी ट्रूथ के लिए, वो हमें बहुत नेचुरल लगती है और बहुत ह्यूमन लाइक लगती है, वो आर्टिफिशियल नहीं लगती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर भी कभी किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, हम भी बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो फोर्थ हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाती है। कैरेक्टर जो होता है कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको ही शुड बी सीन एज अ होल, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए बिगिनिंग टू एंड से, बिल्कुल एक कंसिस्टेंटली लॉजिकली सर्कमस्टांसिस में। जैसे कि कैरेक्टर को बिल्कुल थ्रू आउट द प्ले बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसका जो बिहेवियर है वो अगर चेंज हो गया तो हमें वो लॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे हुआ, कोई रैंडम, और मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते रैंडमली ये चेंज हो गया। जैसे कि एग्जांपल हम दिखाएं, ऑडिपस जो था कंसिस्टेंटली पैशनेट था और डिटरमिन्ड था कि वो स्फिंक्स की रिडल सॉल्व करेगा, उसके बाद लायस के मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करेगा। तो वो थ्रू आउट जो कैरेक्टर था उसका बिल्कुल कंसिस्टेंट था।
एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एक कैरेक्टर के बिहेवियर में। कैरेक्टर जो है वो ऐसा होना चाहिए, उसके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, वो ऐसे एक्ट और थिंक करना चाहिए कि हमें लॉजिकली वो एक्सेप्टेबल लगे। हमें लगना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है हम इससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई बिल्कुल कोई बीच में वो कुछ और हरकतें कर रहा है, कभी वो कुछ और कर रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल ने फाइनली कैसे सम अप की अपनी थियोरी आइडियल ट्रैजिक हीरो की, उसने कहा सबसे पहले अ गुड मैन कमिंग टू अ बैड एंड। एक अच्छा इंसान अगर उसके साथ बुरा होगा तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग होगा, हमें बहुत शॉक लगेगा, यार ये अच्छा इंसान था, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा उसने कहा अ बैड मैन कमिंग टू अ बैड एंड। एक बुरे इंसान के साथ अगर बुरा होगा तो हम इससे मूव नहीं होंगे, हमें लगेगा ठीक है जस्टिफाइड था, बुरा था तो उसके साथ बुरा ही होना था। फिर वो कहता वेरी बैड कमिंग टू अ वेरी बैड मैन कमिंग टू अ बैड एंड। एक बहुत बुरा इंसान उसके साथ बहुत बुरा हुआ तो ये भी हमें जस्टिफाइड लगेगा, पर हम इससे हमारे अंदर पिटी और फेयर जो है वो इवोक नहीं होगा। उसने कहा आइडियल ट्रैजिक हीरो के लिए जो बेटर हम कह सकते हैं वो क्या है, अ रादर गुड मैन कमिंग टू अ बैड एंड। एक ऐसा इंसान ना अच्छा है ना बुरा है लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन बन जाती है। हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम खुद ऐसे हैं। इसका मतलब है कि ट्रैजिक हीरो के अंदर फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए, उसके अंदर एक मिक्स कैरेक्टर होना चाहिए। ना वो नीदर ब्लेमलेस होना चाहिए ना ही वो एब्सोल्युटली अच्छा होना चाहिए। तो वो मिक्सचर होना चाहिए दोनों चीज़ों का, वर्च्यूज़ भी होने चाहिए उसके अंदर, वाइसेस भी होने चाहिए। और उसका मिसफॉर्चून जो है वो फॉलो करना चाहिए कुछ ट्रैजिक फ्लॉ उसके कैरेक्टर का। और उसका फॉल जो है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक ट्रैजिक कैरेक्टर की वो क्या है कि उसका फॉल जो है फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी और ग्लोरी से नीचे होना चाहिए। ही मस्ट फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोरी। तो यही जो थी ट्रैजिक हीरो की, उसने जो थियरी या जो उसने आइडिया अपने ट्रैजिक हीरो के बारे में कहा था, ये फॉलोइंग फीचर्स, ये फॉलोइंग एस्पेक्ट्स जो हैं उसके आइडियल ट्रैजिक हीरो के अंदर होने चाहिए, जो एक ट्रेजेडी को एक कंप्लीट यूनिवर्सल ऑर्गेनिक होल बनाती हैं। That is all from my side, and Aristotle has ended. All his main ideas and concepts have been discussed very clearly. I hope you will enjoy and clearly understand what I was trying to teach. It becomes very difficult to teach virtually when the students are not in front of you and you are just recording. Thoughts get here and there, you get diverted, and you have to stick to that particular points and have to record it despite having various kind of distractions. But still I'm trying my best. I hope you will like my videos and support me, and do like, share and comment on my videos and press the bell icon to get notifications. I hope to do better in future inshallah and provide you with the best of best I can.